नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज एक नए टॉपिक्स पर। इसके पहले की हमारी 2 वीडियो हिंदी व्याकरण की हो गई। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख लें पहले, जिससे सारी चीज़ें आपकी कंफर्म होती चलें। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना को एक एक स्टेप में देखेंगे, इसके भेद क्या हैं और वाक्य रचना की हिंदी व्याकरण में क्या उपयोगिता है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वाक्य संरचना है वो अपना रोल कैसे प्ले करता, इसकी भूमिका क्या होती है, इन सब बातों को आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में आप वीडियो को शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। वाक्य संरचना पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य क्या है, फिर उसके बाद उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो वाक्य है, इससे पहले हमने आपको वर्ड की क्लास में बताया था कि वर्ड क्या है और फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हमने डिस्कस पूरे शब्द को किया था। आज इसी के एक तीसरा भाग है जिसे हम वाक्य संरचना में पढ़ेंगे। तो वर्ड में हमने बताया था कि स्वर की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं, या ऐसी ध्वनि जो सबसे छोटी हो और उसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते थे। या इसी को हम अक्षर कहते हैं जिसका अक्षर ना हो सके, यानी उसका खंड ना किया जा सके। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि शब्द क्या है। शब्द क्या है, वर्णों के एक सार्थक समूह को हमने शब्द कहा था और शब्द के कई सारे भेद थे जिसके विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे शब्दों से बनने वाले इन्हीं समूहों के बारे में जो एक सार्थकता प्रदान करेंगे, एक वाक्य के रूप में होंगे और उन्हीं को हम वाक्य संरचना में देखेंगे। वाक्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वाक्य होता है शब्दों का एक सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का क्या होता है, एक सार्थक समूह होता है जिसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के मूलतः 2 भेद होते हैं। वाक्य में 2 खंड होते हैं, 2 भाग होते हैं। उन 2 भागों को देखेंगे क्या होते हैं। एक तो होता है वाक्य में उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जब हम वाक्य लिखेंगे तो वाक्य में कौन सा वाक्य उद्देश्य है और कौन सा विधेय है, और इनको जोड़ने के लिए लास्ट में हम कुछ संयोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। यह है क्या वाक्य, इन्हीं की संरचना कैसे बनती है। इनकी जो रचना होती है वो अलग अलग भाग में होती है। मूलतः जो वाक्यों की संरचना होती है वो 3 आधार होते हैं। इनके 3 आधार कौन कौन से हैं। एक तो अर्थ के आधार पर इनकी रचना करते हैं जिनके कुल 8 भाग होते हैं। 8 भाग में विधिवाचक वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया, फिर प्रश्नवाचक वाक्य हुआ और विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 भाग हैं अर्थ के आधार पर। इसके बाद रचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा गया है। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य हैं। ये 3 भाग रचना के आधार पर हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर भी इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस तरह से इसके जो भाग हैं 3 भाग हैं और तीनों में से उपभाग जो इसके हैं, पहले के अर्थ के आधार पर 8 भाग हैं, रचना के आधार पर 3 भाग हैं और प्रयोग के आधार पर भी 3 भाग हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, बस सारे जो डाउट्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है या कोई एक्सेप्शंस आपको किसी बात को लेकर रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए, अर्थ के आधार पर क्या होगा, यानी जब हम कोई वाक्य लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई वाक्य ले लिया, उस वाक्य में हम अर्थ का प्रयोग करेंगे।
और वहां कुछ चीजें होंगी जिससे अर्थ के आधार पर हम क्या करेंगे, अर्थ के आधार पर हमें इसका वर्गीकरण किया गया। उसमें हम विधि वाच्य है, निषेध वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि, संभाव्यवाची, आज्ञा सूचक, इच्छा और संकेतवाचक वाक्य है। तो पहली बात करेंगे सबसे पहले विधिवाचक वाक्य की। क्या? विधि वाचक वाक्य की। विधिवाचक वाक्य में क्या है? ऐसा कथन जिसमें स्वीकारात्मकता हो। क्या हो? स्वीकारात्मकता हो, स्वीकार किया जा सकते। ऐसा वाक्य जिसमें स्वीकारात्मकता हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखें इसके, तो बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, या उदाहरण हो गया, क्या हुआ? बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। तो बच्चे क्या हो गए और शोरगुल मचा रहे हैं। यहां तक एक तो हो गया उद्देश्य और एक हो गया विधेय। उद्देश्य और विधेय की बात करेंगे तो जो कर्ता होता है वो हमारा उद्देश्य होता है और जो कार्य करता है वह हमारा विधेय होता है। कोई भी क्रिया होती है, कोई भी कार्य होता है, वही विधेय होता है। तो शोरगुल मचा रहे हैं ये विधेय है और उद्देश्य यहाँ बच्चे हैं। तो इस तरह से इसके दो भाग हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए है का प्रयोग किया गया है जिससे एक पूरक वाक्य बन सके। इसके बाद दूसरे एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जो है, जैसे छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या? छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी स्वीकारा जा रहा है और यहाँ भी बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, यह भी स्वीकारा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या होंगे? विधिवाचक वाक्य होंगे। और इसके भी दो भाग हैं, छात्र और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी उद्देश्य और विधेय है। इसके बाद दूसरा देखते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य में क्या होगा? यह स्पष्ट है, इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह निषेध होगा, इसमें नकारात्मकता होगी। क्या होगी? नकारात्मकता। निषेधात्मक कहा जा रहा है, निषेधात्मक वाक्य नकारात्मकता होगी, यानी किसी चीज को ना करने की बात कही जाएगी। जैसे आजकल कुछ छात्र, मान लीजिए जब मना किया जाए, कोई कार्य करने से मना किया जाए या कोई कार्य करने से रोका जाए तो इस स्थिति में निषेधात्मक वाक्य होंगे। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या है, आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी इसमें नहीं शब्द जुड़ गया, नकारात्मकता आ गई इस वाक्य में। तो इसी तरह से हम कहें ना जाने क्यों, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें, दूसरा उदाहरण ले लें इसमें, तो कह सकते हैं ना जाने क्यों, ना जाने क्यों श्वेता हिंदी नहीं पढ़ रही है। ना जाने क्यों श्वेता हिंदी नहीं पढ़ रही है। तो ये जो है वाक्य क्या प्रदर्शित करते हैं? निषेधात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या किया जाएगा? ऐसे वाक्य जो जिसमें प्रश्न किया जाएगा, कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा, ऐसे वाक्यों में आगे प्रश्न चिन्ह लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं इसके, ये दो तरह से होते हैं। एक प्रश्नवाचक शब्द पर बेस होता है, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द पर होते हैं। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो भाव पर ही निर्भर करते हैं, उसमें भाव भरा होता है प्रश्नवाचक शब्द। जैसे देखो, गए हो, आए हो, सुने हो, ऐसे शब्द होते हैं। तो इनसे इनके भाव प्रकट होते हैं, तब भी ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आप
क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, का, क्यों, कैसे। जैसे उदाहरण हो गया, आप क्या कर रहे हो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है आगे जाके। प्रश्नवाचक वाक्यों में आगे प्रश्न चिन्ह लगे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को समझेंगे। जहां विस्मय का बोध हो या कोई बात आश्चर्यचकित के रूप में प्रकट की जाए तो वहां विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। जैसे हाय वह मर गया, मान लीजिए हाय अरे आहा, ये सब ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य में तो मान लीजिए ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहे जाएंगे। अरे वह, अरे के बाद विस्मयादि चिन्ह भी लगता है, अरे वह मर गया, अरे वह मर गया। तो ऐसे शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और इससे इस बात के आश्चर्यचकितता प्रकट होती रहेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में किसी को आदेश किया जाएगा, किसी को आदेश किया जाएगा कोई कार्य करने के लिए, किसी कार्य की पूर्ति के लिए, तो यहाँ आदेश से अर्थ प्रकट होगा। क्या, जैसे इन शब्दों में मिलेगा सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो, ये ऐसे मिलेंगे। मान लीजिए आप किसी को आदेश दे रहे हैं, अरे सुनो, अरे सुनो, तो आप उसे बुला रहे हैं, अरे सुनो। फिर दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चे हैं, मान लीजिए खेल रहे हैं और आप उन्हें आदेश दो भाग जाओ, क्या है, भाग जाओ। तो ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे शब्द मिलेंगे, सुनो, इधर आओ, या कोई आदेश देंगे किसी कार्य की पूर्ति के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इच्छा सूचक। इच्छा सूचक जो वाक्य होंगे इसमें इच्छाओं के बारे में बताई जाएगी, इच्छाएं व्यक्त की जाएंगी, उसमें थोड़ा सा वाक्य में इच्छा प्रकट की जाएगी। जैसे भगवान करे, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम देखें तो हम कह सकते हैं भगवान करे आप सब क्या बन जाएं, अफसर बन जाएं। तो मेरी इच्छा क्या है, हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भगवान करे आप सब क्या बन जाएं, अफसर बन जाएं। इसी तरह से भगवान करे आप सब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ अपनी इच्छा प्रकट करे तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छा सूचक वाक्य। संकेतवाची वाक्य, जहां एक कथन दूसरे पर निर्भर करता हो वहां संकेतवाची वाक्य होते हैं। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। इसी तरह से पिताजी घर पहुंचे ही, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। यानी उदाहरण के रूप में देखें इसका संकेतवाची वाक्य का, तो हम कह सकते हैं पिताजी घर पहुंचेंगे तो मैं खेलने जाऊंगा। क्या है, पिताजी के घर पहुंचने के बाद ही खेलने जाऊंगा। तो ये कहा जा रहा है कि एक बेस बन रहा है, एक आधार बन रहा है कि एक कार्य पूरा होगा तब दूसरा कार्य किया जाएगा। तो ऐसे को हम संकेतवाची वाक्य कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, एक और है यहाँ संभाव्यवाची, जो वाक्य छूट गया था। संभाव्यवाची वाक्य में क्या होगा, यहाँ संभावना प्रकट की जाएगी, किसी कार्य के होने की संभावना। जैसे वह अपने गांव चला गया, इस बात की संभावना है कि वह अपने गांव चला गया। उसी तरह से राधा बगीचे में आई होगी, श्याम स्कूल गया होगा। ऐसे हजारों उदाहरण होते हैं जिसमें इस बात किसी कार्य के होने की संभावना निहित होती है, तो उन्हें संभाव्यवाची वाक्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर हम वाक्यों को 3 भाग में बांटते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्यों में क्या होगा, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। देखते हैं
क्या होगा, जिसमें सरल वाक्य ऐसे वाक्य होंगे जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य तो होंगे, लेकिन वहां विधेय जो होगा एक उद्देश्य क्या होंगे, इसमें हमने बताया सरल वाक्यों में सरल वाक्य में क्या होंगे, दो चीजें होती हैं, एक होता है उद्देश्य, वाक्य में दो चीजें होती हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जहां एक से अधिक उद्देश्य तो होंगे, एक से अधिक उद्देश्य तो होंगे, लेकिन विधेय एक होगा, वहां पर सरल वाक्य होंगे। जैसे उदाहरण में मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। तो मैं क्या है, यहाँ एक उद्देश्य है और स्कूल जाना एक विधेय है। तो मैं स्कूल जा रहा था, यहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय है। दूसरे वाक्य में देखें तो मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो मैं अपने मित्रों क्या हो गया, यहाँ पर उद्देश्य एक से अधिक हो गया, जबकि विधेय एक है। तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे जिसमें उद्देश्य एक से अधिक होगा लेकिन विधेय केवल एक होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो सरल वाक्य होंगे या एक सरल वाक्य होगा, उसका कोई उपवाक्य होगा और दोनों किसी एक से जुड़ जाएंगे, कोई संयोजी शब्द होगा उससे जुड़ जाएंगे, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब संयोजी शब्द होते हैं। तो इनसे जुड़ाव हो जाएगा और इनसे जुड़ाव होने के बाद उसमें एक उद्देश्य एक विधेय एक वाक्य में, दूसरे वाक्य में एक विधेय एक उद्देश्य होंगे और संयोजी वाक्य से जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण लें, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। क्या उदाहरण के रूप में अगर बात करें संयुक्त वाक्य की, तो मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। देखिए और शब्द आया है, तो और शब्द यहाँ दो वाक्य जुड़ रहे हैं, एक कार्य तो हो रहा है, एक उद्देश्य पूरा हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें एक विधेय हो रहा है। इसके बाद मेरा भाई खेल रहा था, तो दूसरा उद्देश्य और विधेय पूरा हो रहा है। तो दो वाक्य को जोड़ने का काम जो होगा वहीं पर होगा संयुक्त वाक्य। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट मिश्रित वाक्य की बात करेंगे। मिश्रित वाक्य में क्या होगा, बिल्कुल सरल वाक्य का उल्टा होगा। सरल वाक्य में हमने बताया था कि एक से अधिक उद्देश्य होंगे और विधेय एक होगा, लेकिन मिश्रित वाक्यों में क्या होगा कि विधेय जो उद्देश्य होंगे वो एक होंगे और विधेय क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। मिश्रित वाक्य में उद्देश्य एक होगा जबकि विधेय क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। तो एक से अधिक होने पर वहां मिश्रित वाक्य होगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। क्या उदाहरण के रूप में देखें, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। बोलना, मेढक, मेढक क्या है, एक उद्देश्य है, मेढक एक उद्देश्य है। बरसात हुई विधेय है और बोलने लगे यह भी एक विधेय है। तो एक से अधिक विधेय हो और उद्देश्य केवल एक हो, यानी एक व्यक्ति का ही कार्य एक ही कर्ता का पूरा हो और अलग अलग तौर से हो, तो वहां पर मिश्रित वाक्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भाग है इसका, उस पर विचार करते हैं प्रयोग के आधार पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन भाग हैं। कर्तृवाच्य में क्या होगा, संक्षेप में देखें तो यहाँ कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में देखें तो यहाँ कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। तो कर्तृवाच्य
में कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता क्या होगा, वाक्य में प्रधान होगा। जैसे कर्ता कौन होता है, कर्ता कोई कार्य करने वाला एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है। तो उसके आधार पर जैसे उदाहरण के रूप में ले तो हम कह सकते हैं अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, उदाहरण के रूप में लें तो हम कह सकते हैं अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक क्या है, एक कर्ता है जो क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन क्या हिंदी, तो हिंदी में जो अध्यापक पढ़ाएगा उसकी प्रधानता देखी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता कैसे होगी इसे देखते हैं। तो इसमें अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। कौन, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो कौन सा कर्म किया जा रहा है, हिंदी। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो हिंदी पढ़ाई जा रही है, कौन सा कर्म हुआ, हिंदी। क्रिया क्या हुई, पढ़ाई जा रही है, और अध्यापक क्या हुआ, एक कर्ता हुआ। तो हिंदी पढ़ाई जा रही है, किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, कौन सा कर्म पूरा हो रहा है, तो हिंदी पढ़ाने का कर्म पूरा हो रहा है। तो यहाँ कर्मवाचक वाच्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे भाववाच्य की। और भाववाच्य में क्या होगी, भाव की प्रधानता होगी। भाव की प्रधानता कैसे होगी, वाक्य के माध्यम से देखते हैं कैसे भाव की प्रधानता होगी। जैसे मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, तो ये भाववाचक है। आकर्मक क्रियाएं भाववाचक में अक्सर प्रयोग की जाती हैं। यहाँ नकारात्मकता देखी जाती है कार्यों में। जैसे मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, तो क्या है, मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। यह भावनाएं प्रकट की जाती हैं। यह भाव प्रकट कर रहा है, कोई बच्चा है वो भाव प्रकट कर रहा है अपने पिताजी के विषय में कि उनसे क्या दौड़ा नहीं जाता। ये दुख की बात है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब होगी, या उनके पिताजी इस बारे में कुशल नहीं होंगे, या वो सक्षम नहीं होंगे। तो एक भावना पिता के प्रति प्रकट की जा रही है कि मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जा रहा है। ठीक इसी तरह से दूसरे वाक्य को देखें तो माताजी से नहीं देखा जा रहा है। माताजी से नहीं देखा जा रहा है, यानी नहीं देखा जा रहा है। किससे नहीं देखा जा रहा है, माताजी से। तात्पर्य है कि उनकी माताजी या तो अंधी हो गई हैं, या उनके आंखों में कोई विकार है। तो वह बच्चा या वह व्यक्ति अपने माँ के विषय में कहता है कि अब उनकी आंखें इस तरह से काम नहीं कर रही हैं कि वो देख सकें, उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो माता के प्रति एक भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो भाववाचक की प्रधानता हो रही है। इसलिए भाववाचक वाक्य कहे जाएंगे। तो ये है वाक्य संरचना के कुल भाग, और इनको एक बार पुनः रिपीट करते हैं फास्टली, जिससे कभी ये आपको ना भूले। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले वाक्य क्या है, तो वाक्य को आप देखते चलें एक एक करके। वाक्य क्या है, तो शब्दों के एक सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य, और आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, और संकेतवाची वाक्य। इसके बाद रचना के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक प्रयोग के आधार पर भी इन्हें 3 भागों में, कर्तवाचक वाक्य और कर्मवाचक वाक्य और भाववाच्य। तो इस तरह से ये वाक्य संरचना का टॉपिक आज ही
समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगी आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।